कॉलेज पहुंचते ही रिया ने आज सबसे पहले स्टाफ क्वार्टर के लिए आवेदन किया। इतने साल हो गए उसे कॉलेज में पढ़ाते हुए, चाहती तो कब का क्वार्टर ले सकती थी, पर इतना बड़ा बंगला छोड़कर यहाँ स्टाफ क्वार्टर में रहने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर प्रदीप को भी रिया के घर जाकर रहना पसंद नहीं था। उसका अभिमान आहत होता था। उसे लगता कि वहाँ वह मिस्टर रिया रॉय बनकर ही रह जाएंगे, और यह बात उन्हें कतई मंजूर ना थी। आज सुबह ही प्रदीप ने उसे अपने घर से निकल जाने को कह दिया, जबकि रिया को इस घर में 30 साल गुजर चुके हैं। कहने को तो प्रदीप ने उसे सब कुछ दिया है, बढ़िया सा घर, 2 बच्चे, जमाने की हर सुख सुविधा, लेकिन नहीं दिया तो बस आत्मसम्मान से जीने का हक, हर अच्छी बात का श्रेय खुद लेना और रिया के हर काम में मीन मेख निकालना, और बात बात पर उसको मिडिल क्लास मानसिकता का ताना देना। यही तो किया था प्रदीप ने शुरू से अब तक। पलंग पर लेटे लेटे रिया अपने ही जीवन से जुड़ी घटनाओं का ताना बाना बुनने लगी। इतने वर्षों से रिया को लगने लगा था कि उसे यह सब सहने की आदत सी हो गई है, पर आज सुबह उसका धैर्य जवाब दे गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, प्रदीप का कहना सुनना बढ़ता जा रहा है और रिया की सहनशीलता खत्म होती जा रही है। रिया जानती है कि अमेरिका में रह रहे बेटे के विवाह कर लेने की खबर प्रदीप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बल्कि उनके अहम को चोट पहुंची है। अब तक हर बात का फैसला लेने का एकाधिकार उनसे छिन गया था। प्रदीप की नज़रों में इसके लिए रिया ही दोषी है। बच्चों को अच्छे संस्कार जो नहीं दे पाई है, यही तो कहते हैं प्रदीप, बच्चों की हर गलती या जिद पर, जबकि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चों के बारे में किसी भी तरह का निर्णय लेने का कोई अधिकार उन्होंने रिया को नहीं दिया। कितना चाहा था रिया ने कि बेटी कला के क्षेत्र में नाम कमाए, पर उसे डॉक्टर बनना पड़ा, क्योंकि प्रदीप यही चाहते थे। बेटे को IAS बनाने की चाह भी रिया के मन में धरी की धरी रह गई, और वह प्रदीप के आदेशानुसार वैज्ञानिक ही बना, जो आजकल नासा में कार्यरत है। ऐसा नहीं है कि बच्चों की सफलता से रिया खुश नहीं है या बच्चे अपनी कामयाबी से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि प्रदीप इस सब से इसलिए संतुष्ट हैं कि बच्चों को इन क्षेत्रों में भेजने से वह और रिया आज सोसाइटी में सबसे अलग नज़र आ रहे हैं। पूरी जिंदगी सब कुछ अपनी इच्छा और पसंद को ही सर्वश्रेष्ठ मानने की आदत होने के कारण बेटे की शादी प्रदीप को अपनी हार प्रतीत हो रही है। यही हार गुस्से के रूप में पिछले 1 सप्ताह से किसी न किसी कारण रिया पर निकल रही है। प्रदीप को वैसे भी गुस्सा करने का कोई न कोई बहाना मिल ही जाता है। प्रदीप यह क्यों नहीं समझते कि बेटे के इस तरह विवाह कर लेने से रिया को भी तो दुख हुआ होगा, पर उन्हें उसकी खुशी या दुख से कब मतलब रहा। जब बेटे का फ़ोन आया तो रिया ने भी कहा था, खुशी है कि तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन तुम अगर हमें अपनी पसंद बताते तो हम यहीं बुलाकर तुम्हारी शादी करवा देते, सभी लोगों को दावत देते। वहाँ बहू को कैसा लगेगा जब घर पर नई बहू का स्वागत करने वाला कोई नहीं होगा। क्या मॉम आप भी, कोई कैसे नहीं होगा। दीदी और जीजा जी आ रहे हैं ना। आपको तो पता है कि अपनी पसंद बताने पर पापा कभी शादी नहीं होने देते। दीदी की बार याद नहीं आपको, डॉक्टर सोमेश को तो दीदी ने उस तरह पसंद भी नहीं किया था। बस पापा ने उन्हें रेस्टोरेंट में एक साथ बैठे ही देखा था। घर में कितने दिनों तक हंगामा रहा। दीदी ने कितना कहा था कि वह केवल उनके साथ काम करते हैं, पर कभी पापा ने सुनी। उन्होंने आनन फानन में कैसे अपने दोस्त के बेटे के साथ शादी करवा दी। ठीक है कि जीजा जी भी एकदम परफेक्ट हैं। सॉरी मॉम, मेरी शादी के कारण आपको पापा के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। रियली मॉम, आज मैं महसूस करता हूँ
कि आप कैसे उनके साथ इतने वर्षों से निभा रही हैं। यू आर ग्रेट। आई सल्यूट यू। ओके, फ़ोन रखता हूँ। शादी की फ़ोटो ईमेल कर दूँगा। रिया बेटी की इन बातों से सोच में पड़ गई। सच ही तो कह रहा था वह, लेकिन वह गुस्सा एक बार में खत्म नहीं हुआ। पिछले एक सप्ताह से रोज ही उसे इस स्थिति से दो चार होना पड़ रहा था। सुबह यही तो हुआ था जब प्रदीप ने पूछा, सुना कल तुम निधि के यहाँ गई थी? हाँ, मुझे बताया क्यों नहीं? कल रात आप बहुत लेट आए थे तो ध्यान नहीं रहा। ध्यान नहीं रहा का क्या मतलब है? फ़ोन करके बता सकती थी। कोई काम था वहाँ? निधि बहुत दिनों से बुला रही थी। कॉलेज में कल शाम की क्लास थी नहीं, सोचा उससे मिलती चलूँ। तुम्हें मौका मिल गया ना मुझे नीचा दिखाने का। तुम्हें शर्म नहीं आई कि बेटे ने ऐसी हरकत की और तुम रिश्तेदारी निभाती फिर रही हो? निधि आपकी बहन होने के साथ साथ कॉलेज के ज़माने से मेरी सहेली भी है। और रही बात आपके बेटे की, तो उसने शादी ही तो की है, गुनाह तो नहीं। पता है मुझे, तुम्हारी ही शह से बिगड़ा है वह। जब माँ बिना पूछे काम करती है तो बेटे को कैसे रोक सकती है? भूल जाती हो तुम कि अभी मैं जिंदा हूँ, इस घर का मालिक हूँ मैं। क्या काम किया है आपसे बिना पूछे? इस घर में कोई सांस तो नहीं ले सकता बिना आपकी अनुमति के। हवा भी आपकी इजाज़त से लेकर यहाँ प्रवेश करती है। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भी जीने नहीं दिया जाता। यह तो मैं ही हूँ जो कि यह सब सहन करती रही। क्या सहन कर रही हो तुम? जरा मैं भी तो सुनूं। ऐसा स्टेटस, ऐसी शान, सोसाइटी में एक पहचान है तुम्हारी, और कौन सी खुशियाँ चाहिए? रिया तंग आ गई इन सब बातों से। हार कर उसने कह दिया, देखो प्रदीप, ये रोज की खिचखिच बंद करो। अब इस उम्र में मुझे और सहन नहीं होता। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। नहीं सहन होता तो चली जाओ यहाँ से। जहाँ अच्छा लगता है वहीं चली जाओ। क्यों रह रही हो फिर यहाँ? चली जाओ। छोड़ दूँ उम्र के इस पड़ाव पर आपको? बेशक यह कहते शर्म नहीं आई, पर मुझे सुनने में आई। इस उम्र में चली जाऊँ? शादी के 30 साल तक सब झेलती रही, अब कहते हो चली जाओ। जाना होता तो कब की सब कुछ छोड़कर चली गई होती। रिया तड़प उठी। जिंदगी का सुख प्रदीप ने केवल भौतिक सुख सुविधा ही जाना था। पूरी जिंदगी अपने आप को मारकर जीना ही, अपनी तकदीर मानकर जिसके साथ निष्ठा से बिता दी, उसी ने आज कितनी आसानी से उसे घर से चले जाने के लिए कह दिया। आज मुझे यह घर छोड़ ही देना चाहिए। अब तक पूरी जिंदगी प्रदीप के हिसाब से ही जी है, यह भी सही। सारी रात रिया ने इस सोच के साथ बिता दी। शादी के बाद कितने समय तक वह प्रदीप को समझ ही नहीं पाई थी। किस बात पर झगड़ा होगा और किस बात पर प्यार बरसाने लगेंगे, कहा नहीं जा सकता था। कॉलेज से आने में देर हो गई तो क्यों हो गई, घर बार की चिंता नहीं है। और अगर कहीं जल्दी आ गई तो कॉलेज टाइम पास का बहाना है, बच्चों को पढ़ाना थोड़ी है। दुनिया की नज़र में प्रदीप से आदर्श पति और कोई हो ही नहीं सकता। मेरी हर सुख सुविधा का ख्याल रखना, विदेश में घुमाना, एक से एक महंगी साड़ियाँ खरीदना, जेवर, गाड़ी, बंगला, क्या क्या नहीं दिया। लेकिन वह यह नहीं समझ सके कि सुख सुविधा और खुशी में बहुत फ़र्क होता है। रिया की विचार श्रृंखला टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं इनके बिना पसंद के एक रुमाल तक नहीं खरीद सकती, बिना उनकी इच्छा के बालकनी में नहीं खड़ी हो सकती, उनकी इच्छा के बिना घर में फर्नीचर भी इधर से उधर 1 इंच भी नहीं सरका सकती। नया खरीदना तो दूर की बात, क्योंकि उनकी नज़र में मुझे इन सब चीज़ों के बातों की समझ ही नहीं है। बस एक नौकरी ही है जो मैंने छोड़ी नहीं। प्रदीप ने बहुत कहा था कि सोसाइटी में सभी की बीवियाँ किसी न किसी सोशल काम से जुड़ी हैं, तुम भी कुछ ऐसा ही करके देखो। निधि भी तो यही कर रही है। पर तुम्हें क्या पता, पहले हमारे बीच खूब बहस होती थी, पर धीरे धीरे मैंने ही बहस करना छोड़ दिया। आज मैं थक गई थी ऐसी ज़िंदगी से। बच्चों ने तो अपना नीड अलग बना लिया। क्या इस उम्र में अलग होना सही था? शायद यही उचित होगा। कम से कम जिंदगी की संध्या
मैं बिना किसी मानसिक पीड़ा के बिता सकती हूँ। प्रदीप तो इतना सब कुछ होने के बाद भी सुबह की उड़ान से अपने काम के सिलसिले में 1 सप्ताह के लिए बाहर चले गए। उनके जाने के बाद रिया ने रात में सोची अपनी विचारधारा पर अमल करना शुरू कर दिया। अभी तो रिटायरमेंट में 5-6 साल बाकी हैं, इसलिए अभी क्वार्टर लेना ही ठीक है, आगे की आगे देखी जाएगी। रिया को क्वार्टर मिले आज कई दिन हो गए, लेकिन प्रदीप को वह कैसे बताए। कई दिनों से इसी असमंजस में थी। सच तो यह है कि रिया ने उस दिन आहत होकर क्वार्टर के लिए आवेदन तो कर दिया था और ले भी लिया, पर इस उम्र में पति से अलग होने की हिम्मत वह नहीं जुटा पा रही थी। यह उसके मध्यवर्गीय संस्कार ही थे, जिसका प्रदीप ने हमेशा से मजाक उड़ाया है। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। इस बीच कई बार छोटी मोटी बातें हुईं, पर रिया ने अब खुद को तटस्थ कर लिया। लेकिन वह भूल गई थी कि प्रदीप के विस्फोट का एक बहाना उसने स्वयं ही उसे थाली में परोस कर दिया है। कॉलेज से मिलने वाली तनख्वाह बेशक प्रदीप ने कभी उससे नहीं ली और न ही बैंक में जमा करने का कभी हिसाब मांगा, पर रिया अपनी तनख्वाह का चेक हमेशा ही प्रदीप के हाथ में रखती है। वह भी बिना देखे लौटा देते हैं। इतने वर्षों से यही नियम चला आ रहा है। रिया ने जब इस महीने का चेक लाकर प्रदीप को दिया तो उस पर एक नज़र डालकर वह पूछ बैठे, इस बार चेक में अमाउंट कम क्यों है। पहली बार ऐसा सवाल सुनकर रिया चौंक गई। उसने सोचा नहीं था कि प्रदीप चेक को इतने गौर से देखते हैं। अब उसे बताना ही पड़ा। अगले महीने से ठीक हो जाएगा। इस महीने शायद स्टाफ क्वार्टर के कट गए होंगे। अभी उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था। स्टाफ क्वार्टर के? किसका? तुम्हारा? कब लिया? क्यों लिया? और मुझे बताया भी नहीं। रिया से जवाब देते नहीं बना। बहुत मुश्किल से टूटे फूटे शब्द निकले। 1-1.5 महीना हो गया। मैं बताना चाह रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। वैसे भी अब मैं उसे वापस करने का सोच रही हूँ। 1 महीने से तुम्हें मौका नहीं मिला? मैं मर गया था क्या? यह कहो कि तुम बताना ही नहीं चाहती थी, और जब ले लिया है तो वापस करने की क्या ज़रूरत है? रहो उसमें। नहीं नहीं, मैंने रहने के लिए नहीं लिया। फिर किस लिए लिया? उस दिन आप ही ने तो मुझे घर से निकल जाने को कहा था, तो गई क्यों नहीं अब तक? मैं पूछता हूँ, अब तक यहाँ क्या कर रही हो? आपकी वजह से नहीं गई। समाज क्या कहेगा आपको? इस उम्र में अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। आप क्या जवाब देंगे? आपकी ज़रूरत का ध्यान कौन रखेगा? मैं समाज से नहीं डरता। किसमें हिम्मत है जो मुझसे प्रश्न करेगा? और मेरी ज़रूरत के लिए तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिसके मुंह पर 4 पैसे मारूंगा, दौड़कर मेरा काम करेगा। मेरा ख्याल करके नहीं गई? 4 पैसे की नौकरी पर इतराती हो? अरे मेरे बिना तुम हो क्या? तुम्हें समाज में लोग मिसेस प्रदीप राय के नाम से जानते हैं। रिया का क्रोध आज फिर अपना चरम पार करने लगा। चुप रहिए, मैंने पहले ही कहा था कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कौन कहता है कि बर्दाश्त करो? अब तो तुमने मकान भी ले लिया है, चली जाओ यहाँ से। भूल गया था कि तुम जैसी मिडिल क्लास को कोठी बंगले रास नहीं आते। तुम्हारे लिए तो वही 2-3 कमरों का दड़बा ही ठीक है। रिया इस अपमान को सह नहीं पाई और तुरंत ही अंदर जाकर अपना सूटकेस तैयार किया और वहाँ से निकल पड़ी, आंखों में आंसू लिए। आज कोठी के फाटक को पार करते ही रिया को ऐसे लगा मानो कितने वर्षों के बाद उसने खुली हवा में सांस ली है। सारी रात आंखों में काट दी नए घर में। सुबह झपकी लगी ही थी कि डोरबेल से आंख खुल गई। सोचा शायद प्रदीप होंगे, पर प्रोफेसर नेहा थीं। पूरा दिन निकल गया प्रतीक्षा में। रिया को बार बार लग रहा था कि प्रदीप अब आए तब आए, पर वह नहीं आए। रात होते होते रिया ने अपने मन को समझा लिया कि यह किसका इंतज़ार है मुझे? उसका, जिसने घर से निकाल दिया। अगर उन्हें आना ही होता तो मुझे निकालते ही क्यों? सचमुच मैं उनकी ज़िंदगी का अवांछनीय अध्याय हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती ही उनकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी, बल्कि उन्होंने मुझे खुद ही अपने लिए पसंद किया था। शादी से पहले
प्रदीप कई बार मुझसे मिले। वह जानते थे कि मैं एक आम भारतीय समाज की उपज हूँ। शानो शौकत मेरे खून में नहीं, लेकिन शादी से पहले मेरी यही बातें, मेरी सादगी उन्हें अच्छी लगती थी, जो उनकी सोसाइटी में पाई जाने वाली लड़कियों से मुझे अलग करती थी। रिया को यहाँ रहते 1 महीना हो चुका था। कुछ दिन तो दरवाजे की हर घंटी पर वह प्रदीप की उम्मीद लगाती, लेकिन उम्मीदें होती ही हैं टूटने के लिए। अपने छोटे से घर में रिया यहाँ यह मिरर वर्क वाली वॉल हैंगिंग सुंदर लगेगी और यह स्टूल यहाँ नहीं, इस कोने में रख देती हूँ। रिया अब अपनी इच्छा से हर चीज़ सजा रही थी। कोई मीन मेख निकालने वाला या उसका हाथ रोकने वाला नहीं था। कॉलेज की फाइनल परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं। सभी कहीं ना कहीं जाने की तैयारी में हैं। प्रदीप के साथ मैं भी हमेशा इन दिनों बाहर चली जाया करती थी। सोचकर अचानक रिया को याद आया कि बेटे के पास जाना चाहिए। उसकी शादी पर तो नहीं जा पाई थी, फिर वहीं से बेटे के पास उसकी शादी पर तो नहीं जा पाई थी, फिर वहीं से बेटी के पास होकर आऊँगी। बस तुरंत बेटे को फ़ोन किया और अपनी तैयारी में लग गई। कितनी प्रसन्नता झलक रही थी उसके बेटे की आवाज़ में। और 3 दिन बाद ही अमेरिका से फ़्लाइट का टिकट भी भेज दिया। फ़्लाइट का समय हो रहा था। ड्राइवर सामान नीचे ले जा चुका था। रिया हाथ में चाबी लेकर बाहर निकलने को ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस समय कौन होगा? देखा, दरवाजे पर प्रदीप खड़े हैं। क्षण भर को तो रिया मूर्ति सी बन गई। 2 महीने में ही यह क्या हो गया प्रदीप को? मानो वर्षों के मरीज हैं। कहीं जा रही हो क्या? प्रदीप ने उसकी तंद्रा तोड़ते हुए पूछा। यश के पास। पर आप अंदर तो आओ। अंदर बैठकर रिया प्रदीप के लिए पानी लेने को मुड़ी ही थी कि उसने रिया का हाथ पकड़ लिया। रिया, मुझे माफ़ नहीं करोगी? इन 2 महीनों में मुझे अपने झूठे अहम का एहसास हो गया। जिस प्यार और सम्मान की तुम अधिकारी हो, वह तुम्हें नहीं दे पाया। अपने अभिमान के आवरण में घिरा हुआ मैं तुम्हारे अस्तित्व को पहचान ही नहीं पाया। मैं भूल गया कि तुमसे ही मेरा अस्तित्व है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। यह सच है रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहले भी करता था, पर अपनी अहम के कारण कहा नहीं। आज कहता हूँ रिया, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊँगा। मुझे माफ़ कर दो और घर चलो। बहू को पहली बार अपने घर बुलाने के लिए उसके स्वागत की तैयारी भी तो करनी है। मुझे एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का। रिया बुढ़ापे में पहली बार अपने पति के प्यार से सराबोर होकर खुशी के आंसू पोंछती हुई अपने बेटे को अपने ना आने की सूचना देने के लिए फ़ोन करने लगी।